जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास नंबर दोस्तों 39 रहने वाली है। 38 क्लासेस ऑलरेडी दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आरआरबी की स्पेशल दोस्तों की पॉइंट सीरीज लगातार आप सभी के लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी का बहुत अच्छा दोस्तों रेस्पॉन्स आ रहा है और आप सभी तक हमने और बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर करने का हमारे से वादा दोस्तों किया है। तो हमने वादा किया है तो उस वादे को आप सभी तक निभाएंगे और आप तक दोस्तों और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप तक डिलीवर करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के दोस्तों की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 क्लासेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। 36, 37, 39 4 नंबर क्लास आज की रहने वाली है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि नॉर्मल जुगुलार वेन प्रेशर कितना देखने को मिलता है। तो 6 to 8 सेंटीमीटर H2O ये आपका नॉर्मल दोस्तों जेवीपी प्रेशर देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आ रही पास में उसको ऑल पे प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। पल पल की अपडेट, हर एक अपडेट, क्विज, नोट्स वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाते हैं। और आप यदि की पॉइंट बुकलेट परचेज करना चाहते हैं तो इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखे हैं, उस पर आप मैसेज करके ये प्राप्त कर सकते हैं आरआरबी की और तैयारी को मजबूत करने के लिए। क्लियर चीज है। आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, नर्सिंग जॉब अपडेट इंस्टाग्राम हमारे से कनेक्ट होने से आप फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है आईडी। नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात करें एमएपी की तो आपका रहने वाला है 72 105 mm ऑफ एजी नॉर्मल दोस्तों मीन आर्टेरियल प्रेशर देखने को मिलता है। यदि जुगुलार वेन का प्रेशर पूछा जाता है तो आपका ये हो गया, और यदि आपको मीन आर्टरी प्रेशर पूछा जाता है तो ये आपका 72 105 हो गया। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि व्हेन ब्लड प्रेशर इज राइज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 180 mm ऑफ एजी से ज्यादा और डायस्टोलिक आपका 120 mm ऑफ एजी से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, सडनली राइज हो रहा है, 180 से ज्यादा आपका सिस्टोलिक हो गया, 120 से ज्यादा आपका डायस्टोलिक हो गया। क्लियर चीज है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। यदि आपको इसका दोस्तों आपको पल्स प्रेशर पूछा जाता है तो कितना हो गया आपका पल्स प्रेशर? 180 माइनस आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 तो कितना आपका पल्स प्रेशर निकल के आ जाएगा? 60 mm ऑफ एज। ये आपका पल्स प्रेशर निकल के आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसको दोस्तों आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर चीज है। चलिए ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर तो सोडियम नाइट्रोफुरासाइड देते हैं। सोडियम नाइट्रोफुरासाइड इसकी डीओसी रहने वाली है दोस्तों, किसकी? हाइपरटेंसिव क्राइसिस की आपकी डीओसी रहने वाली है क्या? सोडियम नाइट्रोफुरासाइड। क्लियर चीजें हैं। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कहने के ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए एक और बेहतर दोस्तों की पॉइंट है। ये बेसिक की पॉइंट है, आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकते हैं कि मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर क्या रहने वाला है एमआई के लिए, और मोस्ट सेंसिटिव क्या रहने वाला है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है हार्ट फेलियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, हार्ट फेलियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली? ये 3 टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों को दोस्तों नोट डाउन आप जरूर करें। यदि आपको पूछा जाता है मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर का एमआई का तो ट्रोपोनिन हो गया, और मोस्ट सेंसिटिव मार्कर की बात करें तो मायोग्लोबिन हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हार्ट फेलियर के अंदर तो डिजॉक्सिन हो गई। ये तीनों क्वेश्चंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन तीनों को दोस्तों नोट कर लें, ये आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिल सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर चीज है। चलिए यदि मोस्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन होते हैं। एमआई का दोस्तों मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट सेंसिटिव का पूछा जाता है। स्पेसिफिक का पूछा जाता है तो ट्रोपोनिन जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव पूछा जाता है तो आपका मायोग्लोबिन होगा। इन दोनों में आपको डिफरेंस आना बहुत ही जरूरी रहने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, डुकेज क्राइटेरिया और आपका जोन्स क्राइटेरिया, इनके भी क्वेश्चंस दोस्तों आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं कि डुक्स क्राइटेरिया और जोन्स क्राइटेरिया किसके अंदर दोस्तों देखने को मिलता है, किसको डायग्नोसिस करने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। तो यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जी हाँ दोस्तों, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को कहने की डायग्नोस करने के लिए डुके क्राइटेरिया यूज करते हैं, और यूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए दोस्तों आपका जॉन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। ये भी दोस्तों काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया है कि जॉन्स क्राइटेरिया किसके डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो जॉन्स क्राइटेरिया हमेशा रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। बिफोर डिजॉक्सिन गिवन टू द पेशेंट, पल्स रेट शुड बी checked, and if pulse rate is the less than 60 beat per minute in adult और 70 beat per minute in child, और infant की बात करें तो 90 beat per minute में देखने को मिलती है। तो विथ होल्ड द डोज को दोस्तों होल्ड करना है, एंड ड्यूटी डॉक्टर शुड बी इन्फॉर्म्ड, जो डॉक्टर ड्यूटी पे है उसको इन्फॉर्म कर लेना है। आप सभी को पता है कि यदि 60 से कम एडल्ट के अंदर आपको हार्ट रेट देखने को मिल रही है तो आपको डिजॉक्सिन को स्टॉप कर देना है वहीं पे। यदि चाइल्ड की बात करें तो 70 से कम देखने को मिल रही है आपको हार्ट रेट, तो आपको वहीं पे होल्ड कर देना है। और इन्फेंट की बात करें तो आपका 90 से कम यदि आपको देखने को मिल रही है हार्ट रेट, तो आपको डिजॉक्सिन को वहीं दोस्तों क्या करना है, स्टॉप करना है। डिजॉक्सिन दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस किसकी रहने वाली है, हार्ट फेलियर के लिए। क्लियर चीज है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इन्फेंट की बात करें तो नॉर्मल आपका कितना हार्ट रेट रहने वाला है, 120 से लेके 160 बीट पर मिनट आपकी कहने की नॉर्मल हार्ट रेट रहने वाली है इन्फेंट की। एडल्ट की बात करें तो कितनी रहने वाली है, 60 से लेके 100 बीट पर मिनट। एवरेज की दोस्तों बात करें तो 72 बीट आपकी कहने की पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे रहने वाली है। तो नॉर्मल आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट कितना निकल जाएगा, 72, और एक आपकी बात करें एक स्ट्रोक के अंदर एक बीट के अंदर आपका 70 ml कहने की ब्लड निकलता है, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 5040 कहने की ml आपका कहने कहीं आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। क्लियर चीज है, 70 आपका क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की बात करें सॉरी ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना दोस्तों, हार्ट फेलियर के अंदर डिजॉक्सिन देते हैं हमेशा। क्लियर चीज है, यदि हार्ट रेट 60 से कम हो जाएगी तो आपको विद होल्ड कर देना है वहीं पे डिजॉक्सिन की डोज को। क्लियर चीज है। चलिए अर्ली साइन की बात करें डिजॉक्सिन की या फिर डिजिटॉलिक्स टॉक्सिसिटी की, यदि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो अर्ली साइन क्या रहने वाला है आपका, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये तीनों दोस्तों अर्लीस्ट साइन देखने को मिलेंगे डिजॉक्सिन की। ये एग्जाम्स के अंदर पूछा क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि आपका अर्लीस्ट टॉक्सिसिटी साइन क्या रहने वाला है डिजॉक्सिन का। तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग ये आपके कॉमन दोस्तों देखने को मिलते हैं अर्लीस्ट साइन। विजुअल डिस्टरबेंस लाइक एज अ ब्लड विजन एंड येलो विजन, ये भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलती है, किसकी वजह से, रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिजॉक्सिन या फिर डिजिटलिस थेरेपी टू द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल शुड बी चेक्ड। जी दोस्तों आपकी बात करें हाइपोकैलेमिया हमेशा देखने को मिल सकता है किसके अंदर, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के पेशेंट के अंदर। और आप क्या करना है, जब भी आप डिजॉक्सिन की थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, डिजॉक्सिन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको हमेशा दोस्तों सीरम पोटेशियम लेवल क्या करना है, असेस करना है, चेक करना है। क्लियर चीज है, ये प्रायोरिटी आपको याद दोस्तों रखनी बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाली है। चलिए दोस्तों नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जो आपको ये हम की पॉइंट बुकलेट के थ्रू की पॉइंट करवा रहे हैं, ये आप परचेज करना चाहते हैं पूरी बुकलेट जिसमें आरआरबी का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप्स गायनिक जिसमें ओबीजी पूरा आ गया। और वहीं दोस्तों बात करें आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद में कौन से और मेजर सब्जेक्ट, मतलब नर्सिंग के तमाम सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जो कहीं ना कहीं आपके आरआरबी के सिलेबस को कवर कर रहा है। तो ये पूरी बुकलेट आपकी 257 पेजेस की रहने वाली है, जिसमें दोस्तों आरआरबी का पूरा सिलेबस है, और साथ में दोस्तों 8 आपके आरआरबी के ओल्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर चीज है, ओल्ड पेपर ये दोनों मात्र दोस्तों आपको साथ में पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे मात्र 250 के अंदर। ये आपके लिए ऑफर प्राइस रहने वाली है, 250 के अंदर आपको मिलने वाले हैं। कैसे आपको परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर मेंशन कर रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर, जिसको आपको व्हाट्सएप डीएम करना है उस नंबर पे, और आप नर्सिंग एजुकेशन की पॉइंट बुकलेट है प्राप्त कर सकते हैं।
और आरआरबी की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन दोस्तों, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर हार्ट अटैक। एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आपकी मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है एमआई की। जी हाँ दोस्तों, एमआई या फिर हार्ट अटैक के पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या रहने वाली है, तो एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स में मोस्ट कॉमन आपको एमआई देखने को मिलती है। क्लियर चीज है। चलिए, Which blood vessels commonly used for the coronary artery bypass surgery? जी हाँ दोस्तों, बाईपास सर्जरी के अंदर पूछा गया है कि कौन सी ब्लड वेसल्स यूज करते हैं आप कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टी के अंदर, तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी या फिर ग्रेट स्पिनिस आर्टरी यूज करते हैं। ये भी दोस्तों बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स आप यूज करते हैं, तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी या फिर ग्रेट स्पिनिस वेन है वो यूज की जाती है। क्लियर चीज है। चलिए सॉरी गाइस, नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट रहने वाला कि लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट दोस्तों आपकी वेन कौन सी रहने वाली है, तो ग्रेट स्पिनियस वेन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना है हमेशा। आप सभी को कॉलेज टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि आपकी लॉन्गेस्ट वेन कौन सी रहने वाली है, तो ग्रेट स्पिनियस वेन आपकी लॉन्गेस्ट यहाँ पे वेन रहने वाली है। क्लियर चीज है। चलिए, कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फेक्शन कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन क्या रहने वाला है दोस्तों, इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइन है। क्लियर चीज है। तो उसमें दोस्तों बात करें आपका रेडनेस हो गया, उसके बाद में आपका हो गया वार्मथ हो गया, उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हीट देखने को मिल रही है, स्वेलोइंग देखने को मिल रही है, और बात करें तो नेक्स्ट वन क्या देखने को मिल रहा है, पेन देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिल रहा है। ये इन्फ्लामेशन के दोस्तों कार्डिनल साइन यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर चीज है। रेडनेस हो गया, वार्मथ हो गया, हीट हो गया, स्वेलिंग होगी, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, ये सभी दोस्तों साइन देखने को मिलते हैं इन्फ्लामेशन के अंदर। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करें तो कितना देखने को मिलता है, 0.8 सेकंड आपका नॉर्मल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन रहने वाला है। मिट्रल वॉल्व किसके अंदर देखने को मिलता है, आप सभी को पता है, मैंने आपको डिस्कस करवाया था, राइट एट्रियम एंड देन लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये आपके हार्ट के चैम्बर हो गए, टोटल 4 चैम्बर है। इसके अंदर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा वाल्व देखने को मिल रहा है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में देखने को मिल रहा है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में आपको बाइकस्पिड वाल्व देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 कस्प देखने को मिलते हैं, यहाँ 3 कस्प देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों वॉल है जिसको अपन मिटल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ आपका बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल्स और एवटा के बीच में जो वॉल होता है जिसको एवर्टिक वॉल बोलते हैं, और यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल्स और कहने की पल्मोनरी वेन्स के बीच में जो वेन होता है उसको पल्मोनिक आपका वॉल बोलते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। बाइकस्पिड वॉल मिट्रल को बोलते हैं। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की बात करें तो 5 to 6 लीटर देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आप सभी को बताया कि 72 आपकी हार्ट रेट होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 हो गया, तो टोटल आपका 5 लीटर और 40 ml आएगा। टोटल 5040 ml आपका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 5 to 6 लीटर नॉर्मली बता रखा है। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो 70 ml हो गया। ये सारी चीजें हमने बता दी आपको। चलिए, फर्स्ट हार्ट जो साउंड है वो कहाँ पे सुनाई देती है, क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। जी हाँ दोस्तों, ये आप चीजें यहाँ पे आप ध्यान रखना है। ये वॉल्व जब आपका क्लोज हो रहा है तब कौन सी कंडीशन में आपको फर्स्ट हार्ट साउंड कहने की सुनाई देती है, तो क्लोजर ऑफ द मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आपका मिट्रल वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये आपका ट्राइकस्पिड हो गया जिसमें 3 वॉल्व देखने को मिलते हैं। ये दोनों जब क्लोज होते हैं तब दोस्तों आपको S1 साउंड देखने को मिलती है, लब डब। जी हाँ दोस्तों, लब देखने को मिलती है। S2 कब देखने को मिलती है हार्ट साउंड, जिसमें दोस्तों क्लोजर सेमीलुनार वाल्व। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों वाल्व है जिसको सेमीलुनार वाल्व बोलते हैं, जिसमें आउटिक और पल्मोनिक जो वाल्व आगे दोनों, जिसका क्लोजर होना S2 साउंड को इंडिकेट करता है। क्लियर चीज है। ये आपको चीजें दोस्तों आना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी को पता है कि हार्ट में इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ब्लड लाता है, फिर यहाँ से दोस्तों आपका ब्लड यहाँ से सीधा लंग्स के अंदर प्यूरिफाई होने के लिए जाता है। लंग्स के बाद में यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट
एट्रियम के अंदर आ जाएगा, फिर देन आपका यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होगा, यहाँ पे प्योर ब्लड होगा, जो एवटा के थ्रू पूरा कहीं ना कहीं बॉडी को सप्लाई करेगा। ये प्रोसेस आपका हार्ट का नॉर्मल रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्रीज की ओर मूव करते हैं। लब डब यहाँ पे सुनाई देते हैं, S1 क्लोजर होता है तब लब सुनाई देती है, और डब कब सुनाई देती है, जब S2 क्लोजर होता है, जो सेमिलुनार वॉल्व है वो क्लोज होते हैं उस कंडीशन में। क्लियर चीज है। विच इज द लिथल अर्दमियाज। जी हाँ दोस्तों, लिथल अर्दमिया के पूछा गया है कि लिथल मोस्ट लिथल अर्दमिया कौन सा रहने वाला है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपका मोस्ट बात करें तो लिथल अर्दमिया देखने को मिलता है। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं दोस्तों, इसको 5 स्टार की पॉइंट लगा लें। क्लियर चीज है। डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं जिसको डिजॉक्सिन को और किस नाम से जानते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो दोस्तों बात करें डिजॉक्सिन किसकी, ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस दोस्तों हार्ट फेलियर की देखने को मिलती है। हार्ट फेलियर के पेशेंट में आपको डिजॉक्सिन देते हैं। क्लियर चीज है। हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली है। व्हाट इज द नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज क्या रहने वाली है डिजॉक्सिन की, तो 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर ml आपकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये वैल्यू आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि डिजॉक्सिन की नॉर्मल वैल्यू क्या रहने वाली है। यदि दोस्तों बात करें टॉक्सिक लेवल कब हो जाएगा, जब 2 नैनोग्राम से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो टॉक्सिक लेवल हो जाएगा। 2.2 नैनोग्राम से ज्यादा है तो टॉक्सिक लेवल आ जाएगा। जिसमें दोस्तों अर्लीस्ट साइन क्या देखने को मिलेंगे, हमने डिस्कस किया था कि नोजिया वॉमिटिंग, ये सभी दोस्तों एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग ये अर्लीस्ट साइन देखने को मिलते हैं डिजॉक्सिन के। उसके बाद में हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा ब्लड सीरम लेवल कहने की आपको मेजर करना होता है बिफोर डिजॉक्सिन। क्लियर चीज है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द एसोसिएटेड विद द बर्गर्स डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन क्या रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है, स्मोकिंग। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों आपका की पॉइंट रहने वाला है, नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी का पूछा गया है। ये एडल्ट के अंदर 120 रहने वाली है। 80 का पूछा जाता है, 80 डेज आरबीसी आपकी चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है। चाइल्ड या फिर न्यू बॉर्न के अंदर 80 डेज आरबीसी की लाइफ स्पान रहने वाली है। 120 डेज आपकी रहने की नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के अंदर देखने को मिलती है। लो प्लेटलेट लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्लियर चीज है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट मींस प्लेटलेट का लेवल कम हो रहा है, उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्लियर चीज है। थ्रोम्बोसाइट्स इज आल्सो नोन एज द प्लेटलेट्स। चलिए हीमोफिलिया ए इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू लैक ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8। जी हाँ दोस्तों, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कहने की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से हीमोफिलिया ए देखने को मिल रहा है। हीमोफिलिया ए को दोस्तों और किसके नाम से जाना जाता है, क्लासिक हीमोफिलिया। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। फैक्टर का तो आता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लासिक हीमोफिलिया और किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन डाल दिए जाएंगे क्लॉटिंग फैक्टर बी या सॉरी हीमोफिलिया बी ए। तो यहाँ पे हीमोफिलिया ए को अपन क्लासिक हीमोफिलिया के नाम से जानते हैं। हीमोफिलिया बी की बात करें तो ड्यू टू लैक ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 9। जब दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से आपको कौन सा देखने को मिलता है हीमोफिलिया बी देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें हीमोफिलिया बी, जी हाँ दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, क्रिसमस डिजीज। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस फैक्टर होता है 9, जो 9 नंबर होता है जिसका नाम है, इसलिए क्रिसमस डिजीज बोलते हैं हीमोफिलिया बी को। क्लियर चीज है। चलिए थैलेसीमिया की बात करें दोस्तों, थैलेसीमिया मेजर इज आल्सो नोन एज द कोलेज एनीमिया बोलते हैं, जिसको किसको बोलते हैं, थैलेसीमिया को। क्लियर चीज है। चलिए पार्ट ऑफ द बात करें किसके, पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट सेल प्रोटीन इज नोन एज सीरम बोलते हैं, जिसको जिसमें पार्ट किसकी, ब्लड में बिना सेल या फिर प्रोटीन की पार्ट को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन आपका रहने वाला है कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विथ क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, लिक्विड पार्ट है जिसमें ब्लड और क्लोटिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर चीज है। चलिए विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड है, विटामिन की। इस क्वेश्चन को दोस्तों 5 स्टार लगा लें, काफी बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार दोस्तों देखने को मिल रहा है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर दोस्तों कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, तो विटामिन के आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट, विच इलेक्ट्रोलाइट नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लोटिंग, तो हमेशा आंसर जाने वाला है कैल्शियम। जहाँ दोस्तों ब्लड क्लोटिंग के लिए हमेशा मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नेसेसरी रहने वाला है, कैल्शियम रहने वाला है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है। चलिए बहुत शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेन ऑस्मोटिक या फिर ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जी हाँ दोस्तों, एल्बुमिन। एल्बुमिन का लेवल होता है, उसकी वजह से दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें एल्बुमिन आपकी एक तरह की प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है ब्लड के अंदर। क्लियर चीज है, ये एल्बुमिन का काम रहने वाला है। चलिए दोस्तों, विच एंटी कोएगुलेंट यूज्ड इन द हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? ईडीटीए यूज करते हैं। आप सभी को बताएं कि ईडीटीए जो आपका बात करें तो किसके अंदर एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। चलिए सॉरी गाइस। नॉर्मल हेमेटोक्रिट लेवल कितना देखने को मिलता है? एडल्ट के अंदर बात करें तो 40 से लेके 45% दोस्तों देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों, बात करें नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें, एक नॉर्मल हेल्थ एडल्ट के अंदर बात करें तो 12 से लेके 16 ग्राम पर डीएल आपका नॉर्मल कहीं ना कहीं यहाँ पे लेवल रहने वाला है हीमोग्लोबिन का। एनीमिक दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यदि एनीमिक कब बोलेंगे तो 11 से कम यदि आपको नॉर्मल देखने को मिलता है ग्राम पर डीएल 11 से कम देखने को मिलता है तो उसको अपन एनीमिक बोलेंगे इन प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर चीज है। और नॉर्मल एडल्ट का पूछा जाता है तो 12 से लेके 16 आपका नॉर्मल यहाँ पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ईडीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी दोस्तों ध्यान में रखें। ईडीटी की क्या फुल फॉर्म रहने वाली है? इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये दोस्तों ईडीटीए की फुल फॉर्म है, आपको पूछी जा सकती है। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये आपकी ईडीटी की फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन आपका फंक्शनल यूनिट पूछा गया है किडनी का, तो नेफ्रॉन हो गया। क्लियर चीज है। किडनी की फंक्शनल यूनिट आपकी नेफ्रॉन हो गई। क्लियर चीज है। न्यूरॉन ब्रेन का पूछा जाता है तो आपकी न्यूरॉन हो जाती है। व्हाट इज द नॉर्मल जीएफआर? जी हाँ दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पूछा गया है। नॉर्मल कितनी देखने को मिल रही है? 125 ml पर मिनट दोस्तों नॉर्मल आपकी रहने वाली है जीएफआर। 7.5 लीटर पर हावर्स रहने वाली है। क्लियर चीज है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 24 के हिसाब से। क्लियर चीज है। यदि 7.5 आवरली देखने को मिल रहा है तो 24 आवर्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आपको देखने को मिल रही है। तो टोटल 1 डेज के अंदर दोस्तों कितनी ग्लोमेरुलस जीएफआर देखने को मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं कैलकुलेट करके। ये आज आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला है। हाउ मच नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द ईच किडनी? 1 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख देखने को मिलते हैं। तो 10 लाख ईच किडनी के अंदर दोस्तों नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं प्रत्येक किडनी के अंदर। तो आपका कितना हो गया? 20 लाख दोनों किडनी के अंदर। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों, की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया का बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, एन्यूरिया का मतलब होता है कि जब 100 ml से कम ब्लड देखने को मिल रहा है इन 24 आवर्स, 100 ml से ब्लड यदि कम ये बात करें यूरिन का आउटपुट कम देखने को मिल रहा है इन 24 आवर्स, पर 24 आवर्स या फिर आप 1 डेज बोल सकते हैं। एक दिन में 100 से कम ml यूरिन आपको देखने को मिल रहा है तो उसको एन्यूरेसिस बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ यूरिन। और ओलिगोयूरिया कब बोलेंगे? जब 400 ml 24 आवर्स यूरिन आउटपुट देखने को मिल रहा है, उसको अपन ओलिगोयूरिया बोलेंगे। दैट मींस यूरिन आउटपुट बहुत कम देखने को मिल रहा है। क्लियर चीज है। एक होता है पोलीयूरिया दैट मींस यूरिन आउटपुट 24 आवर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को पोलीयूरिया बोलते हैं। चलिए दोस्तों, व्हाट इज द सॉरी फॉर दैट। चलिए व्हाट इज द माफी चाहूंगा मैं आप सभी से। जी हाँ, व्हाट इज द मोस्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा आपका रहने वाला है? मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पूछा गया है, जिसको नोजोकॉमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। आप सभी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। क्लियर चीज है। ये भी आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और काफी बार ये क्वेश्चन आया भी है जी। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन बताया गया है यूटीआई देखने को मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर। क्लियर चीज है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद यूटीआई के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है? इकोलाई होता है। इकोलाई, जी दोस्तों, इकोलाई देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस क्लास को अपन यहीं दोस्तों एंड करते हैं। समय का दोस्तों कहीं ना कहीं अभाव होने की वजह से आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें हमेशा और आगे बढ़ते रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट हमेशा की तरह कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। स्वगंध सिर्फ महादेव की कि हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। क्लास को मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। कैसे लगे आज के की पॉइंट एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें। नर्सिंग जॉब अपडेट का इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वारीज हैं, तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका हैंडल हम खुद करते हैं, नर्सिंग जॉब अपडेट। थैंक यू सो मच।